हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, अगर अपने टॉपिक्स की बात की जाए तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन से टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये श्वसन की जो कार्य की है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आज की मैं बात करूं तो अपन देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होते हैं उसके पार्ट्स क्या क्या होता है, और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों वो कैसी होती है। टॉपिक क्या है बच्चों अपना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, किसकी बात करूं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोसेस जो है वो कैसी चलती है। तो अपन हेडिंग लगाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हेडिंग कौन सी आ जाएगी बच्चों? अपने हेडिंग जो आएगी वो आएगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, किसकी बात करें? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है कि कैसे जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन होती है वो कैसे पास होती है पूरी। ठीक है, क्या देखना है अपन को कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो कैसा होगा। सबसे पहला अपना काम ही क्या है कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पाथवे। तो मैं हेडिंग क्या लगाऊंगी मेरे पास? रेस्पिरेटरी पाथवे। मतलब क्या है इसका बच्चों कि श्वसन का जो मार्ग होता है वो क्या होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन? श्वसन मार्ग। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है बच्चों? हिंदी में इसको बोला जाता है श्वसन मार्ग। अगर मैं श्वसन मार्ग की बात करूं, ठीक है, किसकी अपन बात करें? रेस्पिरेटरी जो पाथवे है अगर उसकी बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आप देखना सबसे पहले कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे ऑक्सीजन जो है, इसकी बात करें कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है अपने पास उससे ऑक्सीजन को अपन को सप्लाई कहाँ पे करनी है? लंग्स तक। ठीक है, कहाँ तक सप्लाई करनी है बच्चों? उस ऑक्सीजन की लंग्स तक सप्लाई करनी है। तो अपना वही जो प्रोसेस चल रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पाथवे या रेस्पिरेटरी पाथवे। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसनीय मार्ग या श्वसन मार्ग। तो देखो सबसे पहला क्या आता है इसके अंदर, तो सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, नोज जो होते हैं ये वाले, इनको क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में एयर जो है वो कहाँ जाएगी? नेजल चैम्बर में। तो दूसरा क्या आ जाएगा इसमें बच्चों? नेजल चैम्बर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से होती हुई नेक्स्ट अपनी कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद में अपनी जाएगी बच्चों अगर बात की जाए ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स। ठीक है, फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया से ब्रोंकाई। ठीक है, सबसे पहले फेरिंग्स के बाद में नेजल चैम्बर के बाद में सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई भी अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होती है ना, अलग अलग होती है बच्चों। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी, तीन टाइप की होती है। टर्सरी ब्रोंकाई। फिर क्या आता है? ब्रोंकियोल्स। फिर अगर मैं बात करूं ब्रोंकियोल्स आ जाएगा, उसके बाद में आ जाता है एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर शेक और फिर एल्वियोलाई। क्या आ जाएगा? एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद में आ जाएगी अपने पास एल्वियोलर सेक। एल्वियोलर सेक के बाद में क्या आएगी? एल्वियोलाई। कुप्पिका बोलते हैं ना जिसको, और कुप्पिका के अंदर क्या होता है? O2 एंड CO2 एक्सचेंज। यानी जो सेल से जो CO2 आएगी उसको तो बाहर निकाल देंगे और ये एल्वियोलाई O2 को कहाँ भेज देगी? ब्लड में सेल्स तक भेज देगी, ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से ये भेजेगी बच्चों? सेल्स तक।
ब्लड के माध्यम से ये जो है वो सेल्स तक भेज देगी। बात समझ में आ गई? तो ये अपना क्या है, रेस्पिरेटरी पाथवे है कि कैसे जो है वो ऑक्सीजन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लास्ट जो लंग्स की लास्ट फेज होती है उसको कुप्पिका बोलते हैं, हिंदी में एल्वियोलाई बोला जाता है। लंग्स की जो लास्ट फेज होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कुप्पिका या एल्वियोलाई बोला जाता है। तो उस एल्वियोलाई के अंदर या कुप्पिका के अंदर ही क्या होता है, O2 और CO2 एक्सचेंज होता है। पता है आपको ये बात कि जो एल्वियोलाई होती है, जो कुप्पिका होती है, उसके अंदर ही क्या होता है, O2 और CO2 एक्सचेंज होता है। तो मैंने क्या बात की कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है, श्वसन मार्ग कैसा होता है कि कैसे जो है वो ऑक्सीजन कौन कौन से मार्ग से होती हुई लास्ट एल्वियोलाई तक जाती है। तो इसका मार्ग कौन सा है, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, उसके बाद में नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है ना, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर सेक और फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई होती है बच्चों उसके अंदर क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। बात समझ में आ गई पूरी प्रोसेस? ठीक है, समझ में आई। अब अपन देखेंगे जो लंग्स होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। जो लंग्स है उसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना, बेसिक स्ट्रक्चर उसकी बात करूँ तो लंग्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो किस प्रकार की पाई जाती है। नॉर्मल ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे अपन, लेकिन थोड़ा बहुत अपन को पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, बेसिक बात करें किसकी स्ट्रक्चर बच्चों, लंग्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, किसकी बात करूं मैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करूं। लंग्स जो है उसकी संरचना की। तो हेडिंग लगाते हैं अपन, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, किसकी बात करूं बच्चों, लंग्स की स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करूं तो लंग्स की मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं, उसी स्ट्रक्चर में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि क्या क्या होता है, किस टाइप की ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है, कैसे। फिर अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि कैसे जो ऑक्सीजन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एल्वियोलाई तक जाती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तो अपन सबसे पहले कि अपन को ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक भेजना है तो वो कैसे जाएगी, फिर एल्वियोलाई से अपन को ब्लड में भेजना है तो वो ब्लड में कैसे जाएगी, फिर ब्लड से अपन को कहाँ भेजना है, सेल तक भेजना है तो अपन सेल तक कैसे जाएगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये अपन को पढ़नी है इस रेस्पिरेशन में। तो मैं बेसिक अभी स्टार्ट करती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, आपको पता है लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात सबको पता है कि जो लंग्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर जो वक्ष गुहा होती है उस वक्ष गुहा में प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, या मैं क्या बोल दूँ, एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट। तो अब स्ट्रक्चर की बात कर ले कि लंग्स जो है, फेफड़े जो होते हैं उनकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है। ठीक है, जो फेफड़े होते हैं बच्चों, जो लंग्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बना देती हूं, फिर आपको इसका डिटेल समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अब ऐसी मैंने बात की, सबसे ऊपर की ओर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, और लैरिंग्स के ऊपर की ओर होता है बच्चों फेरिंग्स, और ये क्या है, छल्ले पाए जाते हैं जो कि ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, जिससे ये पिचकने से रोकते हैं इस ट्रेकिया को। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या करेंगे, इसको पिचकने से रोकेंगे। तो ये क्या है अपने पास, ट्रेकिया,
ये क्या है, ट्रेकिया, और ये दोनों क्या है, लंग्स है। अब ये ट्रेकिया है, आगे जाके ब्रोंकाई बनाती है ना, फिर ब्रोंकियोल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियोल, फिर ये ट्रेकिया देखो ऐसे शाखाओं में ऐसे डिवाइड हो जाती है, फिर ये शाखाएं ऐसे वापस डिवाइड हो जाएगी, फिर ये वापस डिवाइड होगी, ऐसे करके लास्ट में एल्वियोलर शेक, और सब पे क्या पाई जाती है, ऐसे एल्वियोलाई, ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना। एक में बना दी, दोनों में नहीं बनानी है। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये 3 लोब में पाया जाता है। एक तो होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, 2 हो गए ना। ये तो कौन सा हो गया अपने पास, राइट, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट। लंग्स हो गए ना, तो ये कौन सा लंग है अपने पास, राइट लंग, राइट लंग, और ये वाला कौन सा लंग है अपने पास, ये वाला है लेफ्ट लंग, ठीक है। ये वाला तो कौन सा है अपने पास, राइट लंग है एक तो, और एक दूसरा सेकेंड वाला कौन सा है अपने पास, लेफ्ट लंग की बात करूं तो देखो राइट वाला जो होता है वो 3 लोब में, एक तो सबसे ऊपर की ओर लोब होती है इसमें, देखो ये बना दूं, फिर एक बीच वाली लोब होती है, और फिर एक नीचे वाली। इसको बोला जाता है अपर, इसको मिडिल लोब, और इसको लोअर लोब। क्या बोलेंगे, अपर लोब, 3 लोब होती है ना, इसको मिडिल लोब, और इसको क्या बोलेंगे अपन, लोअर लोब, ठीक है। इधर कितनी लोब होती है बच्चों, 2 लोब होती है। एक तो बड़ी होती है जिसको एंटीरियर लोब, और सेकंड वाली को क्या बोलेंगे अपन, पोस्टीरियर लोब, या अपर या लोअर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोला जा सकता है इनको, अपर या लोअर लोब। ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं बोलूँ लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वक्ष गुहा होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। किसकी बात करूँ, जो लंग्स होते हैं ना बच्चों, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लास्ट एल्वियोलाई, और इसी को अपन को आगे डिटेल में जानना है। जो गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है ना लंग्स के एंड पे, गोलाकार संरचनाएं, उनको कुप्पिकाएं बोला जाता है या एल्वियोलाई बोला जाता है। उन गोलाकार संरचनाओं का क्या नाम है बच्चों, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, कुप्पिकाएं या एल्वियोलाई कहा जाता है। अगर मैं इन एल्वियोलाई की बात करूं बच्चों, देखना आप कि अगर अपन बात करें इन एल्वियोलाई की, तो इन एल्वियोलाई के अंदर बच्चों, इन एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा देखा जाए तो कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, ठीक है। क्या होगा इन एल्वियोलाई के अंदर, O2 जो है उसका और जो CO2 होती है उसका एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज। ये बात हो गई। अब मैं बात करूं कि एक पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में। तो क्या आ जाएगा, इधर बनाऊं, ठीक है, वन पेयर लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कॉनिकल और स्पंजी ऑर्गन होते हैं ये। सेकेंड नंबर का बात करूं तो कॉनिकल एंड स्पंजी ऑर्गन कैसे होते हैं, कॉनिकल और स्पंजी ऑर्गन होते हैं, क्योंकि कॉनिकल है आपको दिख रहा है ये कॉनिकल, और कैसे होते हैं, स्पंजी ऑर्गन होते हैं। अगर मैं बोलूँ ये जो लंग्स होते हैं, राइट की बात कर लो, लेफ्ट की बात कर लो, दोनों जो लंग्स होते हैं वो एक डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं, ठीक है। पहले तो 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, वक्ष गुहा के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉनिकल और स्पंजी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, कॉनिकल और स्पंजी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं तो देखो ये जो लंग्स होते हैं वो एक डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगी कि ये जो लंग्स है, यहाँ पे देखना आप, यहाँ इसको इतना सा अगर TS कट करके बताऊं तो इस चीज को आप देखना यहाँ पे, ये जो लंग्स है वो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं। यहाँ पे क्या पाई जाती है, 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, 2 मेम्ब्रेन, एक तो ये वाली बाहर वाली और ये अंदर वाली। तो इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है बच्चों पैराइटल प्लूरा। जो बाहर की ओर पाई जाती है उसे पैराइटल प्लूरा,
और देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो अंदर की ओर प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है विसरल प्लूरा। एक तो कौन सी होती है अपने पास, पैराइटल प्लूरा, और एक कौन सी होती है, विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है कैविटी। ठीक है, क्या, प्लूरल कैविटी। और इसमें कैसा, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला स्पेस इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इस स्पेस को बोला जाता है बच्चों प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। और इसमें क्या भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड, द्रव्य भरा रहता है, जो लंग्स को किससे बचाता है बच्चों, फ्रिक्शन से। जो घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन से और मैकेनिकल जो शॉक लगते हैं उनसे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये वाला जो फ्लूइड है वो जो फ्रिक्शन होता है उससे और जो मैकेनिकल शॉक लगते हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आई कि क्या बताया कि जो लंग्स है वो लंग्स की अगर मेम्ब्रेन की बात करूं तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जो लंग्स होता है बच्चों वो कैसी स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। पहली बात कर ली, बाहर की ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको पैराइटल प्लूरा बोला जाता है। अंदर की ओर पाई जाने वाली ये बाहर की ओर जो पाई जाने वाली मेम्ब्रेन है ना, ये थोरेसिक कैविटी के साथ अटैच रहती है, क्योंकि लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। अंदर की ओर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है इसको इनर मेम्ब्रेन या विसरल प्लूरा बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, विसरल प्लूरा बोला जाता है। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ लंग्स से अटैच होती है, क्योंकि अंदर है, अंदर क्या है, लंग्स, तो लंग्स से अटैच होती है। इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला जो ये स्पेस होता है जिसको प्लूरल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है, उस द्रव्य को क्या बोलेंगे अपन, प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, और ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन से और मैकेनिकल शॉक से लंग्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। किससे, जो फ्रिक्शन लगते हैं ना, घर्षण बोला जाता है ना जिनको, जो घर्षण लगते हैं, फ्रिक्शन लगते हैं उनसे, और जो मैकेनिकल शॉक होते हैं उनसे जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। कभी कभी क्या हो जाता है, इस प्लूरल फ्लूइड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या बोलूँ, कभी कभी इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है बच्चों, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसको अपन बोला, प्रोसेस का नाम है, डिजीज का नाम है प्लूरल डिजीज। इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लूरल डिजीज बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखोगे कि कभी कभी प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है लंग्स की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, जो फ्लूइड पाया जाता है लंग्स की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उस फ्लूइड में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। किसका इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों, कभी कभी उस फ्लूइड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, और जिससे क्या बोला जाता है बच्चों, ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे, प्लूरल डिजीज बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि लंग्स जो होते हैं अंदर की तरफ से डिवाइड होते हैं, राइट लंग जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको अपन अपर लोब बोल देंगे, मिडिल और लोअर। और लेफ्ट जो लंग होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, ऊपर वाली लोब को एंटीरियर लोब और नीचे वाली लोब को क्या बोला जाता है, पोस्टीरियर। अगर इसके वेट की बात करूं तो 625 ग्राम जो होता है लंग्स का वेट होता है। कितना वेट होता है, 625 ग्राम जो है वो इसका वेट होता है। बात समझ में आ गई। ये 625 ग्राम तो होता है इसके राइट वाले का, लेफ्ट होता है 575 ग्राम तो किसका वेट होता है, इसका लेफ्ट लंग का। और राइट लंग के वेट की बात करूं तो 625 ग्राम जो होता है वो किसका होता है, लेफ्ट का। टोटल कर लेना, वो टोटल किसका वेट हो जाएगा, लंग्स का वेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने बात कर ली लंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एयर वॉल्यूम्स, कि जब अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलीज कर रहे हैं CO2, उसको क्या बोलेंगे, फोर्सफुली अगर ऑक्सीजन लेंगे उसको क्या बोलेंगे, फोर्सफुली रिलीज करेंगे उसको क्या बोलेंगे। तो वो आता है एयर वॉल्यूम्स, के वायु के आयतन क्या क्या होते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आएगी बच्चों, वो किसकी हेडिंग आएगी? एयर वॉल्यूम की हेडिंग आएगी। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगाते हैं एयर वॉल्यूम। स्ट्रक्चर के बाद अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो किसकी? एयर वॉल्यूम की हेडिंग आएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बच्चों अपन एयर वॉल्यूम्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एयर वॉल्यूम्स की बात करें कि जो एयर वॉल्यूम्स होते हैं वो अपने पास क्या होंगे, कैसे होंगे, है ना। तो देखो अपन हेडिंग लगाएंगे एयर वॉल्यूम्स। अलग अलग होते हैं ये बच्चों। और फिर टोटल एयर वॉल्यूम भी अपन देखेंगे कितना होगा, टोटल एयर वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ये अपने पास जो टोटल एयर वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग लगाऊं तो मेरी हेडिंग आएगी बच्चों एयर वॉल्यूम, वायु के आयतन। किसकी बात करेंगे अपन? एयर वॉल्यूम्स की बात करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं अपन एयर वॉल्यूम्स। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? एयर वॉल्यूम्स, ये आएगा। वायु के आयतन बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? वायवीय आयतन। सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको बोला जाता है टीवी। फर्स्ट नंबर टाइडल वॉल्यूम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? टीवी। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम जो है वो टीवी क्या होता है? ठीक है, कि जब अपन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन लेंगे तो अपन इंस्पायरेशन करेंगे या इंस्पिरेशन करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे तो अपन एक्सपिरेशन करेंगे। ठीक है, एक तो अपन ऑक्सीजन लेंगे नॉर्मली, नॉर्मल जो फेज होती है उसके अंदर, नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो इंस्पायरेशन किया जाता है और जो एक्सपायरेशन या इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन जो किया जाता है, उसमें जितनी O2 जो है वो ग्रहण की जाती है यानी इनटेक की जाती है और जितनी CO2 जो है वो रिलीज की जाती है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? टाइडल वॉल्यूम किसे बोला जाता है? कि जब अपन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया, या तो ऑक्सीजन को लेना, CO2 को रिलीज करना, ये जो बाहरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। तो जब अपन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग में ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे ना, इनटेक करेंगे और रिलीज करेंगे, उसमें जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा O2 का और CO2 का, उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर टू एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर एंड एक्सपायर एयर इंस्पायर लिखूं पहले, इंस्पायर टू एक्सपायर इन नॉर्मल ब्रीदिंग। कि नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर एयर का वह वॉल्यूम या वायु का वह आयतन जो कि इंस्पायर किया जाता है और एक्सपायर किया जाता है, कितना होता है? अगर मैं बात करूं तो टीवी का जो मान होता है एक ह्यूमन के अंदर, टाइडल वॉल्यूम वो होता है 500 ml। ठीक है, कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? कितना होगा? 500 ml होगा। समझ में आया कि अपन जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो एयर होती है वो ली जाएगी और कितनी एयर रिलीज की जाएगी नॉर्मल ब्रीदिंग में, वो वॉल्यूम जो होगा उस एयर का, उसको क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। उस एयर वॉल्यूम को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों? उसको नाम दिया जाता है टाइडल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो किसे कहा गया है, या मैं क्या बोलूँ कि ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? बेसिक सी बात। ठीक है, कि टाइडल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा।
नेक्स्ट अगर बात करूं इसके बाद में, नेक्स्ट बात की जाए, सेकेंड नंबर आता है बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक तो आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको बोला जाता है IRV। ठीक है, एक जो होता है वो होता है एक्सपिरेटरी, थर्ड नंबर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको बोला जाता है ERV। ठीक है, ERV और IRV। ठीक है, समझ में आ गया? दो की बात कर ली, एक तो कौन सा हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों फोर्सफुली होने वाली कंडीशन होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की प्रोसेस है ये वाली बात कर लो, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की प्रोसेस है इसकी बात कर लो। दोनों जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, फोर्सफुली होती है। इंस्पिरेटरी का मतलब O2 का इनटेक करना, एक्सपिरेटरी का मतलब CO2 को रिलीज करना। जब अपन फोर्सफुली बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर O2 ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अपन फोर्सफुली, अगर बात की जाए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रही हूँ कि फोर्सफुली अगर अपन O2 इनटेक कर रहे हैं, तो वो जो जितनी वॉल्यूम अपन इनटेक करेंगे एयर की, उसको अपन बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर अपन फोर्सफुली CO2 रिलीज करेंगे बाहर की ओर, अब कभी कभी होता है ना, स्ट्रेस की कंडीशन में अपन करते हैं, जब फोर्सफुली अपन बाहर CO2 निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर निकाल रहे हैं, नॉर्मल नहीं फोर्सफुली, तब वो जो वॉल्यूम होती है CO2 की या एयर की, वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपायरेटरी यानी CO2 को बाहर निकालना, इंस्पायरेटरी का मतलब O2 को अंदर लेना। O2 को अंदर अपन फोर्सफुली लेंगे, जितना वॉल्यूम आएगा O2 का वो हो जाएगा क्या, IRV, और फोर्सफुली जितना अपन CO2 रिलीज करेंगे वो क्या हो जाएगा, ERV। तो अगर मैं IRV की बात करूं तो ये कितना होता है, ये लगभग होता है बच्चों 2500 से 3000 ml। ठीक है, कितना होता है, 2500 से 3000 ml। अगर नॉर्मल की बात करूं कि नॉर्मली अगर ये ग्रहण किया जाता है O2, तो वो कितनी होती है, अगर मैं बात करूं 1000 ml हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मल ब्रीथिंग में ये कितनी होती है, नॉर्मल में कितनी होगी बच्चों, 1000 ml। उधर मैं बात करूं एक्सपायरेटरी की, तो एक्सपायरेटरी देखना कि जब फोर्सफुली अपन रिलीज करते हैं, ठीक है, जब फोर्सफुली रिलीज करते हैं CO2 को, तो वो कितनी होती है, ERV। एयर का वॉल्यूम कितना होगा, 1000। अप्रोक्स बात कर रही हूँ मैं, किसी में थोड़ा कम 1200-1100 दिया हुआ है, अप्रोक्स की बात कर रही हूँ। और ये कितना होता है IRV, ये इतना होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये मैंने इन दोनों की टाइडल वॉल्यूम की बात कर ली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर ली, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर ली। अब लास्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको RV बोला जाता है। ठीक है, क्या आएगा अपने पास बच्चों, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको अपन क्या बोलेंगे, RV। रेसिडुअल वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, RV। तो ये जो RV होता है वो क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो फोर्थ नंबर जो कंडीशन आती है उसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, RV, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी RV बोलेंगे। क्या होता है कि एक एयर का वो वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर रिमेनिंग बचा रहता है, चाहे अपन एक्सपायरेशन करें चाहे इंस्पायरेशन करें। ठीक है, एक्सपिरेशन करे, एक्सपायरेशन करे, या इंस्पिरेशन करे, इंस्पायरेशन करे, एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। अगर मैं बोलूं कि फिर भी लंग्स के अंदर जो हमेशा रिमेनिंग बचा हुआ होता है एयर का वॉल्यूम, इसको बोला जाता है रेसिडुअल, यानी बचा हुआ। ठीक है, कि लंग्स के अंदर एयर का वो वॉल्यूम जो हमेशा बचा हुआ रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ये लगभग होता है बच्चों 1200 ml। RV कितना होता है, ठीक है,
RV कितना होता है, 1200 ml होता है। बात समझ में आई है आपके प्रोसेस के बारे में। तो अगर मैं बोलूँ इन वॉल्यूम्स के बारे में, आपको समझ में आ गया बच्चों कि वॉल्यूम्स के अंदर अपन को क्या क्या देखना है। सबसे पहला जो आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम, TV बोला जाता है। कि नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसमें एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करें तो उसकी अगर बात करूं मैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में एयर वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, चाहे O2 का हो चाहे CO2 का हो, रिलीज करने का हो यानी CO2 को रिलीज करेंगे, इनटेक करने का हो चाहे O2 का हो, कितना होता है अगर बात की जाए 500 ml। ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की फोर्सफुली अगर अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेते हैं, 2500 से 3000 ml। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी फोर्सफुली अगर CO2 को रिलीज कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन कितनी कर सकते हैं, 1000 ml। ठीक है। और रिजर्व वॉल्यूम का मतलब या रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ऐसी अमाउंट एयर वॉल्यूम की ऐसी अमाउंट जो कि लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है, वो कितना होता है बच्चों, 1200 ml। अब अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करूं वो कितनी होती है, ठीक है, कितना एक्सपायरेशन करते हैं, कितना इंस्पायरेशन करते हैं, कितना रिमेनिंग बचा हुआ रहता है, उसको बोला जाता है VC यानी वाइटल कैपेसिटी। किसकी बात करूं, विटल या वाइटल बोला जाता है कैपेसिटी, VC बोला जाता है इसको। अगर VC की बात करूं तो VC में क्या आएगा, देखो सबसे पहला तो आएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना इसलिए नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करेंगे TV। ठीक है। और फोर्सफुली दोनों करेंगे तो इनफोर्सफुली की बात करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में TV लेते हैं प्लस इनफोर्सफुली की बात करूं तो एक तो IRV हो गया और एक प्लस ERV। टोटल वॉल्यूम देख रहे हैं जितना कि अपन बाहर निकालते हैं, रिमेनिंग बचा हुआ भी रहता है और अपन अंदर भी लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो VC कितना हो जाएगा अगर मैं बोलूँ, TV कितना है अपने पास 500 ml प्लस IRV कितना है अपने पास, तो आप देखो IRV कितना है 2500 से 3000 है ना, तो अपन इसमें कितना ले लेते हैं, छोटी वाली अमाउंट कितनी ले लेते हैं 2500 प्लस ERV कितना है 1000, तो इसको 1000 ले लेते हैं, तो टोटल VC कितना आएगा अपने पास, देखो 3000 और 4000 ml जो है वो अपने पास टोटल वाइटल कैपेसिटी होती है लंग्स की। ठीक है, पूछी जाती है लंग्स की वाइटल कैपेसिटी, तो ये वाली आएगी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने एयर वॉल्यूम्स की बात कर ली और वाइटल कैपेसिटी या VC की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन होता है उसकी जो मैकेनिज्म होगी वो कैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी अपने वो कौन सी आ जाएगी बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसा होता है, उसकी जो मैकेनिज्म होगी वो किस प्रकार की पाई जाएगी। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म जो होगी वो किस प्रकार की होगी, तो अपन हेडिंग लगाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म जो है वो किस प्रकार की होगी। तो हेडिंग लगाएंगे, यानी सबसे पहले अपन देखेंगे इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है यानी पूरा अंदर की तरफ वर्क कैसे करता है, कैसे जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई तक जाती है, यानी इंस्पिरेशन पढ़ेंगे, और कैसे जो CO2 है वो एल्वियोलाई से बाहर की ओर आएगी तो उसको एक्सपिरेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म जो होता है वो कैसे होती है और इसमें हेल्प कौन कौन से ऑर्गन करते हैं, बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों, कि बॉडी के ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में हेल्प करेंगे। तो देखो अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किसकी बात करेंगे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म की। तो हेडिंग लगाते हैं अपन बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, किसकी बात करूं, रेस्पिरेशन की
मैकेनिज्म की। सबसे पहले अपन ब्रीदिंग पढ़ते हैं ना, कि ब्रीदिंग में अपन ऑक्सीजन को कैसे लेंगे और CO2 को कैसे रिलीज करेंगे। ब्रीदिंग दो टाइप से होती है, एक तो होती है एक्सपायरेशन, एक होती है इंस्पायरेशन, यानी एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है इंस्पिरेशन, इनटेक ऑफ O2। दूसरी जो स्टेज होती है उसको बोला जाता है एक्सपीरेशन, उसको बोला जाता है रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, इसकी बात कर ली। एक तो मैंने इंस्पिरेशन की बात कर ली, क्या हो गया, इनटेक ऑफ O2 इंस्पिरेशन हो गया। सेकेंड में बात करूं, क्या हो गया अपने पास, एक्सपीरेशन यानी रिलीज ऑफ CO2 क्या हो गया अपने पास बच्चों, एक्सपीरेशन हो गया। दो टाइप की प्रोसेस, इंस्पिरेशन इनटेक ऑफ O2, एक्सपीरेशन रिलीज ऑफ CO2। किसकी बात कर ली, रिलीज ऑफ CO2 की बात कर ली कि CO2 जो है वो कैसे रिलीज होगी। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इसमें हेल्प कौन कौन करता है, ठीक है, जो इंस्पिरेशन है उसके अंदर कौन कौन हेल्प करेगा। तो अगर मैं बात करूं इसमें ECM जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स, स्टर्नम और डायफ्राम जो है वो हेल्प करते हैं। ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है ना, उसमें 4 टाइप के जो ऑर्गन होते हैं वो हेल्प करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में 4 टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गई, डायफ्राम हो गया और क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हेल्प कौन कौन करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे कि इनमें हेल्प कौन कौन करेंगे। देखो इनमें हेल्प कौन कौन करता है, दोनों प्रोसेस की बात कर रही हूँ, चाहे इंस्पिरेशन की बात करूँ चाहे एक्सपीरेशन की। तो सबसे पहला जो हेल्प करता है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसको बोला जाता है ECM। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं तो करती है रिब्स। थर्ड नंबर अगर बात की जाए तो आता है स्टर्नम। अगर फोर्थ नंबर की मैं बात करूं तो इसमें आता है डायफ्राम। कौन हेल्प करता है बच्चों, डायफ्राम। ये 4 टाइप के जो अगर मैं बात करूं पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के या ऑर्गन्स बोल दूं, ये किस में हेल्प करते हैं, ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस में और एक्सपीरेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। मैं प्रोसेस बताऊंगी कि इंस्पिरेशन जो है वो कैसे होगा और एक्सपीरेशन जो है वो कैसे होगा। पर अभी आप कितना याद रखो कि ये 4 टाइप के जो पार्ट्स है या ऑर्गन्स है वो हेल्प करेंगे। कौन कौन से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, पहली बात की जाए ECM बोला जाता है। दूसरा जो आता है रिब्स आती है, थर्ड नंबर स्टर्नम और फोर्थ नंबर डायफ्राम। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन और उसके बाद में अपन मैकेनिज्म देखेंगे एक्सपीरेशन की। सबसे पहले अपन कौन सी स्टार्ट करेंगे बच्चों, इंस्पिरेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में सेकेंड नंबर अपन कौन सी स्टार्ट करेंगे, एक्सपीरेशन मैकेनिज्म, यानी इंस्पिरेशन जो है वो कैसे होगा और जो एक्सपीरेशन है वो कैसे होगा। तो दोनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन, है ना। फर्स्टली अपन किसकी बात कर ले, इंस्पिरेशन की बात कर ले कि जो इंस्पिरेशन होगा वो क्या होगा। हेडिंग लगाऊं मैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन किसकी बात करूं, इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इट इज ए एक्टिव प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन की क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है।
ठीक है, क्या हो गई, इट इज ए एक्टिव प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है बच्चों, इसकी बात करूं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होता है बाह्य वातावरण, ठीक है, किसकी बात कर ली, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से O2 जो है उसको कहाँ तक भेजा जाता है, लंग्स तक। किसको भेजा जाता है बच्चों, O2 को। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसका क्या नाम है, इंस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से O2 को कहाँ तक भेजा जाता है, लंग्स तक भेजा जाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसकी बात कर रही हूँ मैं, O2 को। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से O2 को कहाँ तक भेजा जाता है, लंग्स तक भेजा जाता है। ये वाली जो प्रोसेस होती है उसको इंस्पिरेशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई, किसकी बात कर ली अपन ने, इंस्पिरेशन की बात कर ली कि इंस्पिरेशन किसे बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करूँ कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो ECM होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है ना, उसमें कॉन्ट्रक्शन होता है बच्चों। जब इंस्पिरेशन होती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रक्शन, कॉन्ट्रक्शन किसकी बात कर ली बच्चों मैंने, कॉन्ट्रक्शन, कॉन्ट्रक्शन इन ECM यानी एक्सटर्नल कोस्टल मसल। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रक्शन होता है, रिब्स जो होती है, जो पसलियां होती है वो किधर, ऊपर की ओर गति करती है। आप देख लो कि जैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप ऑक्सीजन लेओगे, ऑक्सीजन लेओगे तो आपकी ये वाला एरिया है वो ऊपर की ओर उठेगा। क्यों, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो पसलियां पाई जाती है वो क्या है, ऊपर की ओर उठ रही है। तो रिब्स किधर गति कर रही है, ऊपर की ओर। तो मैं क्या लिखूंगी, सेकेंड नंबर, कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स किधर गति करती है, ऊपर की ओर। रिब्स मूव अपवर्ड्स, किधर गति करेगी बच्चों, ऊपर की ओर गति करेगी। फिर स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम किधर गति करती है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड। तो स्टर्नम मूव डाउनवर्ड, ठीक है, स्टर्नम किधर गति करेगी, डाउनवर्ड की तरफ गति करेगी। फिर नेक्स्ट, रिब्स हेल्प करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, स्टर्नम हेल्प करती है। फिर डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट, कैसा हो जाएगा बच्चों, डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट शेप का हो जाएगा। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट शेप का होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ते ही क्या हो जाएगा, एयर जो है वो एंटर कर जाएगी। क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, इंक्रीज होगा। तो लंग्स वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, लंग्स वॉल्यूम वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर एंटर हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन अकर्स, इंस्पिरेशन अकर, ठीक है, इंस्पिरेशन अकर्स। समझ में आ गया, ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, इंस्पिरेशन की। जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक कैसे जाएगी, ये इसकी फिजियोलॉजी होती है बच्चों। ये याद ही रखनी पड़ेगी कि कैसे क्या क्या हो रहा है। इंस्पिरेशन जो है, उस इंस्पिरेशन मैकेनिज्म में क्या क्या होता है बच्चों। समझ में आया कि जो इंस्पिरेशन है या इंस्पिरेशन मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन ECM। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगी उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो मैं क्या लिखूंगी, कॉन्ट्रैक्शन इन ECM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। फिर रिब्स क्या होगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा रिब्स क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है बच्चों, रिब्स किधर, ऊपर की ओर गति करती है। स्टर्नम जो होती है वो किधर, नीचे की ओर गति करती है, जिससे डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, छोटा हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा,
क्योंकि थोरेसिक कैविटी में ही क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो जो O2 है, एयर है, वो अंदर की ओर चली जाएगी और इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इधर इंस्पिरेशन इधर एक्सपीरेशन की बात करूँ, जस्ट जितनी भी प्रोसेस है उसका उल्टा करते जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है ना, इसका अपोजिट क्या होता है, एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट करें तो वो किस में आएगा, एक्सपीरेशन में आएगा। तो अपन बात करें एक्सपीरेशन, इधर किसकी बात करेंगे बच्चों, एक्सपीरेशन की बात करें कि एक्सपीरेशन में क्या होगा, है ना। तो देखो एक्सपीरेशन किसकी बात करूं मैं बच्चों, एक्सपीरेशन की बात करूं तो एक्सपीरेशन का क्या मतलब है कि लंग्स से CO2 को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज करना है, यही तो होता है एक्सपीरेशन। होता क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं एक्सपीरेशन की तो क्या होता है, लंग्स जो होता है उस लंग्स से CO2 को कहाँ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाता है। किसको, CO2 को कहाँ भेजा जाता है, लंग से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भेजा जाता है CO2 को। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, या एक्सपीरेशन बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ECM में तो इधर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन इन रिलैक्शन इन ECM। इधर क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और इधर रिलैक्शन हो जाएगा। जैसे इधर क्या थी, रिब्स मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ गति कर रही थी, इसका उल्टा रिब्स मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गति करेगी। तो क्या हो जाएगा, रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स मूव डाउनवर्ड। स्टर्नम किधर, नीचे की तरफ गति करी थी, अब स्टर्नम किधर गति करेगी, ऊपर। स्टर्नम मूव अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैट शेप हो रहा था इसका, अब कैसा हो जाएगा, ये डोम शेप हो जाएगा। ठीक है, जो फूला हुआ, डोम शेप का मतलब कैसा हो गया, वो जो फूला हुआ, डायफ्राम डोम शेप, डायफ्राम डोम शेप। अब क्या होगा, जैसे ही डायफ्राम डोम शेप होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। तो क्या आ जाएगा, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा ना, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज, जिससे क्या होगा बच्चों, एयर आउट यानी एयर बाहर निकल दी जाएगी और एक्सपीरेशन अकर्स, एक्सपीरेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की दोनों प्रोसेस जो है वो मैंने एक साथ बताई है कि कैसे होता है। ठीक है, कि जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैसे हो रही है और जो एक्सपीरेशन प्रोसेस है बच्चों वो कैसे हो रही है, दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने। इंस्पिरेशन में तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लंग्स तक जाती है, और एक्सपीरेशन में क्या होता है, लंग्स से जो CO2 है वो बाहर रिलीज की जाती है, कहाँ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। दोनों प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है, रिब्स हेल्प करती है, स्टर्नम हेल्प करती है और डायफ्राम हेल्प करता है। तो चारों के बारे में बताया कैसा होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब O2 आएगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब CO2 बाहर रिलीज की जाएगी। और वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और लंग्स का वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो अपनी प्रोसेस थी वो कौन सी थी बच्चों, अगर बात की जाए फर्स्ट नंबर की कैसी प्रोसेस हो रही है कि जो ब्रीदिंग जो है वो कैसे होती है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जो है वो कैसे होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि ये जो एल्वियोलाई तक मान लो ऑक्सीजन आ गई तो वो ऑक्सीजन ब्लड में कैसे ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ही इन्हें कहाँ लेकर जाएगा,
सेल तक लेकर जाएगा ना। तो देखो एक बार मिटा के अपन नेक्स्ट आगे की प्रोसेस देखते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे कैसी होगी। है ना, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें आगे क्या होगा इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बच्चों में बात करूं तो देखो कि सबसे पहले मैं क्या बात करूंगी कि O2 जो है, O2 एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, किससे बच्चों, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाह्य वातावरण से। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से O2 किधर आ गई, लंग्स तक आ गई। अब ये लंग्स से ये O2 किधर जाएगी, ब्लड में। ब्लड में क्या पाई जाती है बच्चों, ब्लड कैपिलरी, क्या पाई जाती है, रक्त नलिकाएं। ब्लड में क्या पाई जाती है बच्चों, ब्लड कैपिलरी या रक्त नलिकाएं पाई जाती है। और ये इस ब्लड को कहाँ लेकर जाती है बच्चों, इस ब्लड, इस ऑक्सीजन को, मान लो ये लंग से जो O2 है किधर आ गई, इस ब्लड कैपिलरी में। ये ब्लड कैपिलरी इसको कहाँ लेकर जाएगी, सेल्स तक लेकर जाएगी। समझ में आया, इस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाएगी, सेल्स तक। लेकिन अपन ने इतना वर्क तो समझ लिया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से O2 है वो लंग्स के पास कैसे आएगी। अब अपन को क्या जानना है कि लंग्स से जो O2 है वो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर कैसे जाएगी, है ना। किसकी बात करेंगे कि लंग्स से जो O2 है, लंग्स के पास जो O2 आई है वो O2 इस ब्लड कैपिलरी के पास कैसे जाएगी। तो अब अपन कैसे करेंगे कि लंग्स से O2 जो है वो ब्लड कैपिलरी में भेजना है। और इधर क्या होता है, सेल के पास CO2 थी, उस सेल ने CO2 को कहाँ भेजा, ब्लड कैपिलरी में। तो इधर तो एक ब्लड कैपिलरी ऐसी है जिसके पास CO2 है, और इधर क्या है, लंग्स के पास क्या है, O2 है। तो इनका एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। ब्लड कैपिलरी के पास CO2 है, इसको तो किसको देना पड़ेगा, लंग्स को। और लंग्स के पास जो O2 है वो किसे देनी पड़ेगी, ब्लड कैपिलरी को देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है बच्चों, एक बार रिपीट कर रही हूँ। सेल, मान लो दोनों प्रोसेस साथ साथ में हो रही है, ये सेल की बात कर लूँ और ये लंग्स की बात कर लूँ, ठीक है। मैं बोलूं कि सेल के पास CO2 बनी थी क्योंकि इसने फूड का ऑक्सीडेशन किया और ATP का फॉर्मेशन किया। अब इस लंग्स के पास तो O2 आ गई, अपन को पता है कौन सी, इंस्पायरेशन की प्रोसेस अपन ने कर ली, इसके पास O2 आ गई, है ना। और इसके पास बहुत सारी क्या बन गई, CO2 बन गई, क्योंकि इसने फूड का ऑक्सीडेशन किया। अब इस CO2 को इसने किस में छोड़ दिया, इस ब्लड कैपिलरी में छोड़ दिया, है ना। सेल ने क्या किया, इस CO2 को इस ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी के पास क्या है, CO2। अब क्या करना है, ब्लड कैपिलरी के पास तो CO2 है और लंग्स के पास O2 है, तो अपन को इस CO2 को तो लंग्स को देना है और O2 को ब्लड कैपिलरी को देना है। यानी गैसों का क्या करना है बच्चों, एक्सचेंज करना है। क्या करना है, गैसों का एक्सचेंज करना है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा अब इसके बाद में, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अपना टॉपिक का नाम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि गैसों का जो एक्सचेंज होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। हेडिंग कौन सी आ जाएगी बच्चों अपने पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हेडिंग लगाएंगे अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कौन सी हेडिंग लगाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों के एक्सचेंज की बात कर लें।
तो हेडिंग लगाते हैं बच्चों अपन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंज। सबसे पहले जो एक्सचेंज पढ़ेंगे वो होता क्या है, कौन से मेथड पर डिपेंड करता है, प्रोसेस कैसी होती है, वो पूरा पढ़ेंगे ना, कि गैसों का जो एक्सचेंज है वो कैसे हो रहा है, पूरी प्रोसेस क्या है और कौन से मेथड पर डिपेंड कर रहा है ना। यही देखना है कि प्रोसेस क्या होती है गैसों के एक्सचेंज में, कौन से मेथड पर डिपेंड करता है, प्रोसेस सारी बात को जाऊँ तो अगर मैं बोलूँ इंस्पायरेशन या एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन की बात करूं, इसके बाद में ही तो क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसों का एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है, तो अगर मैं बात करूं, देखो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो किस किस के बीच में होगा। एक तो इधर मैं बात करूं, ये मेरे पास लंग्स, और लंग्स से जो कैपिलरी निकलेगी वो भी ब्लड कैपिलरी होगी। लंग्स में किसकी बात करूं मैं, एल्वियोलाई, है ना, कुपिकाओं की बात करूं तो इस लंग्स से जो कैपिलरी जुड़ी रहती है वो कौन सी ब्लड कैपिलरी होती है, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी। उसको मैं क्या नाम दे दूं, एल्वियोलर, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, है ना। एक होती है इधर सेल, सेल से जो कैपिलरी जुड़ी रहती है वो सेल कैपिलरी या टिश्यू कैपिलरी बोल दिया अपन ने। किसकी बात कर लूँ मैं, सेल से जो कैपिलरी जुड़ेगी वो भी ब्लड कैपिलरी होगी। सेल की कैपिलरी या टिश्यू की अलग ही होगी ना, ब्लड कैपिलरी होगी यहाँ पे भी। ये दोनों प्रोसेस बच्चों साथ साथ, ये वाली यहाँ की ब्लड कैपिलरी की और यहाँ की ब्लड कैपिलरी की प्रोसेस जो है वो साथ साथ होती है। कैसे, ये ब्लड कैपिलरी बाद में आपस से जुड़ती है बच्चों। ये तो ब्लड जो है वो कहाँ लेकर जाती है, इधर सेल तक, और ये वाली जो ब्लड है वो कहाँ लेकर आती है, इस लंग्स तक लेकर आती है। समझ में आया। तो अपन को इनमें ही एक्सचेंज करना है। पहले तो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो लंग्स की ब्लड कैपिलरी के बीच में होगा, पहला एक्सचेंज। फिर दूसरा इधर ब्लड और सेल और टिश्यू और इनकी ब्लड कैपिलरी के बीच में होगा। तो अपन हेडिंग किसकी लगाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें जो एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है, टिश्यू की अगर मैं बात करूँ एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और सेल और ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। पहला पॉइंट समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे CO2 बनी, ये CO2 किसको देगी, इसको, ब्लड कैपिलरी को। अब मान लो ये ही ब्लड कैपिलरी O2 लेकर आई है तो ये O2 किसको देगी, इस सेल को। इधर मैंने बोला कि ये ब्लड कैपिलरी है, ये CO2 लेकर आई है तो ये CO2 तो इसको देगी, और जो O2 है इसके पास वो ये वाली ले लेगी। यानी दोनों तरफ क्या होगा, एक्सचेंज होगा ना गैसों का। और दोनों तरफ जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है बच्चों। किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर, हिंदी में बोला जाता है आंशिक दाब। ठीक है, जो गैसों का एक्सचेंज जिसकी बात कर रही हूँ मैं, दोनों तरफ गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है या आंशिक दाब पर निर्भर करता है। तो अपन देखेंगे कि ये गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है और ये कैसे डिपेंड करता है, पूरी जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो देखो हेडिंग लगाती हूँ मैं, पहले एक्सचेंज की लगा ली। अब एक्सचेंज जो है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा, अगर एक्सचेंज की बात करूं तो देखो गैसों के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि जो गैसों का जो एक्सचेंज है वो कहाँ कहाँ पे होगा। तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी और सेल और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है। एक्सचेंज जो है वो कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में, और दूसरा होगा बच्चों सेल या टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में। इनके बीच में O2 और CO2 का क्या होगा,
एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किसका होगा बच्चों? O2 और CO2 का। ये जो एक्सचेंज है जो कहाँ किसके किसके बीच में हो रहा है? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में हो रहा है, और सेलियर टिश्यू और सेलो टिश्यू की ब्लड कैपिलरी के बीच में हो रहा है। ये जो एक्सचेंज है अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है बच्चों डिफ्यूजन पर। जो डिफ्यूजन होता है ना, सिंपल डिफ्यूजन, उसके थ्रू होता है। ये जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन, यानी सरल विसरण बोलते हैं ना इसको, विसरण। ठीक है, सिंपल जो डिफ्यूजन है यानी विसरण पर डिपेंड करता है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है? अगर मैं बोलूं हाई कंसंट्रेशन से, यानी सांद्रता से, किधर? लो कंसंट्रेशन की ओर जो है वो क्या होता है? गैसों का गमन होता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है? गैसों का गमन होता है, उधर ट्रांसपोर्ट होता है गैसों का, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ कंसंट्रेशन ना लेके रेस्पिरेशन के लिए अपन मैं क्या लिख देती हूँ? दाब, प्रेशर ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। कौन सा? पार्शियल प्रेशर। कौन सा? आंशिक दाब, यानी अधिक आंशिक दाब से किधर होगा बच्चों? कम आंशिक दाब, पीपी लिख दूं, कम आंशिक दाब की ओर क्या होगा? गैसों का गमन होगा। अब अपन देखेंगे कि एल्वियोलाई में गैसों का दाब कितना होता है, और ब्लड कैपिलरी में O2 और CO2 का जो दाब होता है, पार्शियल प्रेशर है, वो कितना होता है। ठीक है, इसके आधार पर क्या होता है बच्चों? ये जो गैसें होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। समझ में आया? इस आधार पर जो गैसें होती है वो क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। क्या ट्रांसपोर्ट की जाती है बच्चों? गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट इसी में मैं बात करूं कि देखो डिफ्यूजन आपको बता दिया कि जो गैसों का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में होगा, और सेलो टिश्यू और उसकी ब्लड कैपिलरी के बीच में होगा। O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, वो डिपेंड करता है सिंपल डिफ्यूजन पर, यानी सरल विसरण पर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल डिफ्यूजन है, सरल विसरण जो है वो क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों? कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, जो अपन सरल विसरण की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? सिंपल डिफ्यूजन किसे बोलेंगे? तो मैं क्या बोलूं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अगर जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे अपन गैसों के एवज में बात कर रहे हैं, तो अपन कंसंट्रेशन ना लेकर क्या नाम लेंगे यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर। तो जो गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर से किधर होता है? लो पार्शियल प्रेशर की ओर होता है, और इसी आधार पर एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी का और टिश्यू और ब्लड कैपिलरी का। अब बात करते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है? ये पार्शियल जो प्रेशर है वो किसे कहा जाता है? ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ठीक है, अगर मैं बोलूं टोटल जो प्रेशर होता है उसमें पर्टिकुलर एक गैस का जो अपना प्रेशर होता है उसी को क्या बोला जाता है? पार्शियल प्रेशर। क्या बोल रही हूं मैं? कि टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल जो एयर प्रेशर होता है, जैसे इन्वायरमेंट की बात करूं, ठीक है, इन्वायरमेंट की अगर अपन बात की जाए, अपन इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी गैसेज हैं वहाँ पे, उन टोटल गैसों का प्रेशर लेके पर्टिकुलर अपन नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं, तो उसको अपन भाग लगा देंगे किससे? 100 से भाग लगाएंगे ना, टोटल का लेंगे, फिर नाइट्रोजन का लेंगे परसेंटेज, और फिर उसमें 100 का भाग लगाएंगे, तो वो अपने पास पार्शियल प्रेशर आएगा ना। मैं क्या बोल रही हूँ? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे किसे? जितनी भी गैसों का टोटल प्रेशर होता है उसमें से पर्टिकुलर जिस गैस का अपन को प्रेशर निकालना है उस गैस का जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जैसे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, और इसके अलावा इसमें वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर, ये सारी गैसें हैं, ठीक है। इनका सबका अपन प्रेशर जोड़ लेंगे, वो तो अपने पास टोटल एयर प्रेशर आ जाएगा। उसमें से अपन को निकालना किसका है? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का अलग से निकालेंगे। वो इसमें जैसे मान लो पर्टिकुलर ऑक्सीजन का अलग है, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? 20.84 है ना। और टोटल जो गैसें होती है उनका जो होता है बच्चों वो 700, टोटल एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है,
और इसमें अपन 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है वो नाइट्रोजन कितने अमाउंट में होती है, 78 अगर बात की जाए 78.62 के अमाउंट में। टोटल एयर का जो प्रेशर होता है वो होता है 760 वायुमंडल का, उसमें भाग लगाएंगे अपन 100 का, तो किसका प्रेशर आ जाएगा, नाइट्रोजन का। ये किसका आ गया, ऑक्सीजन का। वैसे ही 0.04 के अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी टोटल प्रेशर कितना 760 mmHg। याद रखना टोटल कितना होता है 760 mmHg। उसमें से अपन पर्टिकुलर एक एक गैसों का प्रेशर निकालते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, पार्शियल प्रेशर। अब पहले अपन गैस एक्सचेंज देखेंगे एल्वियोलाई और इसकी ब्लड कैपिलरी के बीच में, फिर सेकेंड जो गैस एक्सचेंज देखेंगे वो देखेंगे टिश्यू और टिश्यू की ब्लड कैपिलरी के बीच में, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई फर्स्ट नंबर हेडिंग आएगी और सेकेंड नंबर हेडिंग आएगी गैस एक्सचेंज एट टिश्यू या सेल, ठीक है। दोनों की हेडिंग आएगी ना। जो गैस एक्सचेंज होता है वो तो एक तो एल्वियोलाई में होगा, उसके बारे में देखेंगे, और दूसरा टिश्यू और सेल में होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो अपन हेडिंग लगाते हैं गैस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बीच में गैसों का एक्सचेंज देखते हैं। किसकी बात करें, गैस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बीच में गैस का एक्सचेंज। तो हेडिंग आएगी अपने गैस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई फर्स्ट नंबर। एक्सचेंज एट एल्वियोली, एल्वियोलाई के अंदर गैस का एक्सचेंज। तो देखो एक बार आप देखना, इधर में एल्वियोलाई बनाऊं, इधर में क्या बना दूं, ब्लड कैपिलरी। ये मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई, और ये वाली क्या है मेरे पास, ब्लड कैपिलरी। इन दोनों के बीच में ही तो देखना है गैस का एक्सचेंज, क्योंकि यही ब्लड कैपिलरी बाद में यही ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाएगी, सेल तक लेके जाएगी। तो अपन क्या देखेंगे, पहला एल्वियोलाई और इसकी ब्लड कैपिलरी के बीच में गैस एक्सचेंज। अपन को पता है किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। गैस का जो एक्सचेंज होता है वो किससे होता है बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है, या फिर सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है गैस का एक्सचेंज। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं, सिंपल डिफ्यूजन से तो हो ही रहा है, जो गैस का एक्सचेंज है बच्चों वो किसकी बात करूं, सिंपल डिफ्यूजन से तो हो ही रहा है, लेकिन पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि अधिक पार्शियल जो प्रेशर होता है, हाई जो पार्शियल प्रेशर होता है, उससे लो पार्शियल प्रेशर की ओर जो गैसें होती है वो जाती है। तो पार्शियल प्रेशर देखेंगे किसका, इसमें O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर देखेंगे और इसमें O2 और CO2 का। तो देखो एल्वियोलाई के अंदर अगर मैं O2 का पार्शियल प्रेशर, तो P यानी पार्शियल प्रेशर O2 यानी किसका, O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 107 mmHg। नेक्स्ट P पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बच्चों 40 mmHg। ये तो एल्वियोलाई की बात कर ली। अब इधर मैं बात करूं, इधर जो है PO2 कितना होता है पहला, और फिर क्या देखेंगे PCO2 कितना होता है। तो PO2 इधर कितना है 107 है, तो PO2 इधर कितना होता है 40 mmHg होता है। PCO2 इधर कितना है 40 mm, इधर होता है 46 mmHg। अब ये मैंने आपको पार्शियल प्रेशर बता दिया कि ब्लड कैपिलरी में ये पार्शियल प्रेशर है दोनों का, O2 और CO2 का, और एल्वियोलाई के अंदर ये पार्शियल प्रेशर है। समझ में आया कि जो ब्लड कैपिलरी है उनके अंदर ये पार्शियल प्रेशर हो गया, और जो अपने पास एल्वियोलाई की बात की तो एल्वियोलाई के अंदर क्या हो गया, ये वाला पार्शियल प्रेशर हो गया। दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर अपन ने देख लिया कि क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा और सेकंड का क्या होगा, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। अब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होगा
किससे, हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन की ओर। सिंपल डिफ्यूजन होगा, सीधी सी बात है, किधर से किधर जाएगा, अगर मैं बात करूं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो अब देखो कि O2 की कंसंट्रेशन किधर है, हाई, एल्वियोलाई में, क्योंकि इधर देखो इधर तो 40 ही है, तो O2 किधर से किधर जाएगी, ये वाली O2 तो जो है वो इधर से इधर जाएगी। कौन बच्चों, O2। लेकिन CO2 जो है उसका 46 ज़्यादा इधर है और कम किधर है, इधर है। तो CO2 किधर आएगी बच्चों, CO2 आ जाएगी इधर से इधर। समझ में आ गया। तो O2 और CO2 का एक्सचेंज समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है और कैसे होता है एल्वियोलाई के अंदर। पूरी बात आपको समझ में आ गई ना कि ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज जो है वो कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आएगा बच्चों, टिश्यू जो है उसके अंदर या सेल्स के अंदर जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। सेकेंड नंबर क्या आएगा बच्चों, टिश्यू और सेल्स की बात करूं मैं, ठीक है। किसकी बात करूं, टिश्यू के अंदर या सेल्स के अंदर जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा वो किस टाइप का होगा। तो क्या आएगा, गैस एक्सचेंज एट टिश्यू या सेल्स। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, गैस एक्सचेंज एट टिश्यू या सेल्स, की टिश्यू और सेल्स के बीच में जो गैस एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा। सेकेंड नंबर, गैस एक्सचेंज एट टिश्यू और सेल्स। है ना, किसकी बात करेंगे, गैस एक्सचेंज एट टिश्यू और सेल्स। सेकेंड नंबर, गैस एक्सचेंज एट टिश्यू और सेल्स। टिश्यू और सेल्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा। सेकेंड अपन को यही देखना है कि एक टिश्यू है और सेल्स जो है उनके बीच के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होगा बच्चों कैसे होगा। तो मैं एक तो इधर क्या लिखूं, ये मेरे पास कोई सेल है और ये मेरे पास ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है बच्चों, सेल या टिश्यू है, इसकी बात कर ली। और ये मेरे पास क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। इसके पास क्या है, अपन यही देखना है PO2 कितना होता है पार्शियल प्रेशर और PCO2 कितना होता है सेल के पास। इधर भी अपन को क्या देखना है, PO2 कितना है इसके पास, और सेकंड क्या देखना है, PCO2 कितना है। दोनों के पास यही तो देखना है, PO2 कितना है और PCO2 कितना है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं तो सेल के पास जो PO2 है वो 40 mmHg होता है, 40 mmHg, और CO2 जो होता है वो कितना होता है, 45 mmHg। इधर बात करूं तो ब्लड कैपिलरी जो होती है इसके पास जो PO2 होता है वो कितना होता है बच्चों, 99 mmHg, और जो CO2 है वो कितना होता है इसमें, 40 mmHg। अब अधिक से कम की ओर गमन होगा, समझ में आ रहा है किधर से किधर जाएगी, ये अधिक से कम की ओर, क्योंकि डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होगा। किसकी बात करूं मैं बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन होगा। तो सिंपल डिफ्यूजन होगा तो ये किस में आ जाएगी, अब देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है डिफ्यूजन। सिंपल जो डिफ्यूजन है सरल विसरण बोला जाता है, तो वो सरल विसरण किधर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। डिफ्यूजन जो होगा सिंपल डिफ्यूजन वो किधर होगा बच्चों, किसकी बात करूं मैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो हाई PO2 इधर कितना है, लो है, और इधर है हाई, तो PO2 तो किधर आएगा, इधर। ऑक्सीजन तो किधर आ जाएगी, इधर, क्योंकि हाई से लो की ओर जाएगा। और अगर मैं CO2 की बात करूं तो देखो CO2 हाई किधर है, इधर, और लो किधर है, इधर, तो CO2 किधर आएगी, इधर आएगी। समझ में आ गया। O2 तो ब्लड कैपिलरी से सेल्स के पास चली जाएगी, क्योंकि सेल्स को ही चाहिए O2, ऑक्सीडेशन करना है फूड का, और जो सेल्स के पास CO2 बन रही है वो किधर आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी में। और ये ब्लड कैपिलरी इसको कहाँ ले जाएगी बच्चों, वहां तक लंग्स की एल्वियोलाई तक ले जाएगी, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है वो इस को कहाँ तक लेके जाएगी, लंग्स की एल्वियोलाई तक लेकर चली जाएगी। तो ये अपना टॉपिक हो गया बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ठीक है, कौन सा टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है, गैसों का एक्सचेंज। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, की जो गैसें होती है उनका जो एक्सचेंज होता है वो किस प्रकार होगा। ठीक है, किसकी बात कर ली बच्चों, जो गैसें होती है उन गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो किस प्रकार होता है, ये वाला जो टॉपिक है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में आता है बच्चों ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसकी बात करूं कि गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्ट जो ऑफ गैसेस के बारे में अपन नेक्स्ट जब अपन लेक्चर लेके आएंगे उसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो गैसों का ट्रांसपोर्ट होगा ना वो किस प्रकार होगा, कैसे प्रोसेस हो रही है। ठीक है, आज की क्लास जो है वो अपन ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्लास अपन किस पे लेके आएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे लेके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।